ठीक है बेटा, अपना जो कल लेक्चर हुआ था बेटा 11th क्लास में, उसमें अपने आयनिक इक्विलिब्रियम में कंप्लीट किया था बेटा। क्लियर, ठीक है। और अपने जो टारगेट बैचेज है उसमें चल रहा है बेटा अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्लियर, जो 3-4 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। ओके, आज 11th में ये अपना गैसियस स्टेट हमें स्टार्ट करना था, लेकिन टारगेट बैचेज में ये बाकी है, तो आगे अपने पास टारगेट बैचेज के लिए टाइम कम है, तो मैं साथ में स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा। क्लियर, क्योंकि सेम चैप्टर है, वही बात है, सेम चीज़ हमें पढ़नी है, तो साथ में मैं कंबाइन कर रहा हूँ। ओके, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अपना 2-3 लेक्चर में कंप्लीट होगा, उसके बाद टारगेट की 2 की बजाय फिजिकल की 1 ही क्लास हो जाएगी बेटा। क्लियर, फिर जैसे ही 2-3 लेक्चर में अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंप्लीट हुआ तो वो क्लास अपन हटा देंगे और अपना गैसेस कंटिन्यू चलता रहेगा, ताकि 2-3 लेक्चर का हमें फायदा मिल जाए। क्लियर, और जैसे ही गैसेस कंप्लीट हुआ फिर हमें थर्मोडायनिक्स में पढ़ना है, जो हमें 11th और टारगेट सभी बैचेज में पढ़ना है, तो अपने थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट कर देंगे बेटा। क्लियर, ठीक है। फिर अपना 11th वाला काम हो जाएगा, और अपना जो मॉर्निंग बैच है इंग्लिश मीडियम, टारगेट इंग्लिश मीडियम फर्स्ट बैच, उसमें ओनली बचेगा सरफेस केमिस्ट्री। क्लियर, ठीक है। थ्योरेटिकल पार्ट है, तो 3-4-5 लेक्चर में वो करके मॉर्निंग इंग्लिश मीडियम फ्री हो जाएगा, और हिंदी मीडियम में भी 1-2 चैप्टर बचेंगे, वो अपने स्टार्ट करेंगे। तो अपना इंग्लिश मीडियम इवनिंग और हिंदी मीडियम में वो बैच बचेंगे, तो अपना जल्दी ही फिर उनका काम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, 11th वाले बैच और अपना इंग्लिश मीडियम मॉर्निंग है वो जल्दी फ्री हो जाएगा बेटा। ठीक है, चलो बेटा, तो अपन बात करते हैं अपना फिजिकल केमिस्ट्री का एक और चैप्टर बेटा, स्टेट्स ऑफ मैटर। ओके, बिल्कुल बेटा अंकित, तुझे मैं बता दूंगा कैसे हो जाएगा, क्लास के बाद कॉल करना तू। ठीक है, और जहां तक उसके वीडियो कॉल करना बेटा। क्लियर, ठीक है। चल स्टार्ट करते हैं बेटा। हेडिंग लिखो, स्टेट्स ऑफ मैटर। लिखो स्टेट्स ऑफ मैटर और गैसेस स्टेट। स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसेस स्टेट। हेडिंग लिखो, हिंदी में लिखो द्रव की अवस्थाएं, और फिर डैश लगा के लिखो गैसीय अवस्था। द्रव की अवस्थाएं और लिखो गैसीय अवस्था। स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसेस स्टेट। स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसेस स्टेट, द्रव की अवस्था, अवस्थाएं, कौन सी? गैसीय अवस्था की बात करेंगे। ओके, ठीक है बच्चों। देखो, पहली बात तो हम बात करें कि सर इसमें ये 2 नाम हेडिंग में आपने क्यों लिखे हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर एंड गैसेस स्टेट आगे क्यों लिखा है? ओके, यानी द्रव की अवस्थाएं और फिर आगे लिखा है गैसीय अवस्था, इसका मतलब क्या है? ओके, तो सुनना बेटा इस बात को। नॉर्मली हम बात करें तो नेचर में जो क्या होता है, सबस्टांस होता है बेटा, वो क्या होता है, 3 अलग अलग फिजिकल स्टेट में मिलता है मेनली। कैसे? जैसे मान लो कुछ सबस्टांस ऐसे होते हैं जो हार्ड फॉर्म में होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे ये मार्कर है या कोई स्टोन है बेटा, ठीक है, या जैसे ये बेंच है बेटा। क्लियर, ये बहुत ज्यादा हार्ड है, यानी इस फेज को बोला जाता है सॉलिड। क्लियर, ठीक है। या फिर जैसे अपन बात करते हैं वाटर की, ऑयल की, मिल्क की, अरे हिंदी में समझते हो ना, जल की, तेल की और दूध की। क्लियर, कुछ सबस्टांस ऐसे होते हैं जो जैसे वाटर, मिल्क या ऑयल की फॉर्म में हमें मिलते हैं, उसको अपन बोलते हैं लिक्विड फॉर्म, द्रव अवस्था। क्लियर, ठीक है। और कुछ सबस्टांस हमें पता है जैसे एटमॉस्फेयर में गैसेस होती है, वातावरण में गैसें होती है, तो जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है, इस रूप में मिलता है, इस फॉर्म में मिलता है, इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, गैसेस स्टेट। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, नेचर में जो सबस्टांस होते हैं वो हमें अलग अलग फॉर्म में मिलते हैं। कुछ सबस्टांस होते हैं सॉलिड फॉर्म में, कुछ होते हैं लिक्विड फॉर्म में, कुछ होते हैं गैसेस फॉर्म में। ओके, वैसे तो एक एक्वस स्पीसीज और मिलती है बेटा, लेकिन वो उसी में कंसीडर हो जाती है, मेनली कंसीडर करते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। क्लियर, वैसे एक्वस और प्लाज्मा 2 फॉर्म और आती है, लेकिन जनरली उनकी अलग से स्टडी नहीं करते बेटा। क्लियर, तो मैंने क्या कहा, स्टेट्स ऑफ मैटर का मतलब क्या है, मैटर या सबस्टांस, द्रव या पदार्थ, वो क्या होता है, मेनली 3 अलग अलग फॉर्म में मिलता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। क्लियर, ठीक है। और इन तीनों की स्टडी जिसमें करते हैं बेटा फिजिकल केमिस्ट्री की, उस ब्रांच को अपन क्या कहते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर। क्लियर, तो क्या कह सकते हैं, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। क्या कहा, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर और सबस्टांस कॉल्ड एज स्टेट्स ऑफ मैटर। क्लियर, यानी फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन की वह शाखा जिसमें हम क्या करते हैं, द्रव या पदार्थ की
अलग अलग अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं उसे बोलते हैं द्रव की अवस्था। क्लियर, मैं द्रव बोल रहा हूं ना कि द्रव्य, दोनों में अंतर है बेटा, ध्यान रखना। द्रव्य मतलब लिक्विड की बात कर रहा, द्रव मतलब पदार्थ या अवस्था की बात करता है। क्लियर, ठीक है बेटा। अब आप कहोगे सर अभी आपने एक पॉइंट बोला है कि नॉर्मली सब्सटेंस होते हैं वो 3 अलग अलग फॉर्म में होते हैं, सॉलिड फॉर्म यानी ठोस अवस्था, लिक्विड फॉर्म यानी द्रव अवस्था एंड गैसेस फॉर्म, गैसेस स्टेट यानी गैसीय अवस्था। तो सर इनका कारण क्या है, पदार्थ का अलग अलग फॉर्म में होने का रीजन क्या है, कारण क्या है? तो बच्चों एक्चुअल में क्या होता है, कोई भी नेचर में सब्सटेंस होता है, पदार्थ होता है, उसका अलग अलग रूप में होने का सबसे मेजर जो रीजन होता है, सबसे मुख्य कारण होता है वो होता है इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स। क्या कहा, अंतर आणविक आकर्षण बल, यानी उस पदार्थ के जो पार्टिकल्स होते हैं, नेचर के सब्सटेंस क्या होता है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, पदार्थ के कण होते हैं, उनमें अट्रैक्शन फोर्स कैसा है। आप कहोगे सर कैसे, तो नॉर्मली अपन बात करें, जैसे अपन बात करते हैं 1 by 1 सॉलिड के बारे में, ठोस के बारे में, तो सॉलिड में क्या होता है बेटा, एक्चुअल में सॉलिड में क्या होता है, जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स, अंतराण्विक आकर्षण बल क्या होता है, सबसे ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। ओके, या कहूं मैक्सिमम होते हैं तीनों में। क्लियर, अगर मान लो किसी सब्सटेंस को अपन क्या करें, हर तरफ से स्ट्रांगली क्या करें, यानी बाउंडेड फॉर्म में हो, यानी चारों तरफ से उसे टाइटली अच्छे से बांध दे बेटा, तो क्या होगा, अरे वो अपनी पोजीशन से मूवमेंट शो कर पाएगा क्या, नहीं, क्योंकि उसको हर तरफ से अपन ने बांध के रखा है। बात समझ में आई क्या? सॉलिड में क्या होता है, यही कंडीशन होती है बेटा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, इस वजह से कोई भी पार्टिकल होता है वो अपनी पोजीशन में चेंजेस नहीं कर सकता। जैसे इस मार्कर की बात करें, इस पर अगर हम प्रेशर अप्लाई करें, फोर्स अप्लाई करें, तो इसके पार्टिकल अपनी पोजीशन में चेंज करेंगे क्या, नहीं, जहां है वहीं रहेंगे। ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो ये ब्रेक होने में ब्रेक हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं इसका पार्टिकल यहां से यहां शिफ्ट हो जाए, यस और नो, क्योंकि इसका रीजन क्या है, इसके पार्टिकल में अट्रैक्शन फोर्स इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि ये अपनी पोजीशन में चेंजेस नहीं कर सकते बेटा। क्लियर, ये कैसी कंडीशन होती है, सॉलिड स्टेट में होती है बेटा, ठोस अवस्था में होती है। क्लियर, ठीक है। द्रव अवस्था की अगर अपन बात करें बेटा, तो क्या करेंगे, लिक्विड या द्रव में क्या होता है, जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड के कंपेरिजन में कुछ कम होते हैं। आप कहोगे सर कैसे, तो जैसे सॉलिड के लिए मैंने क्या कहा था, ये मार्कर है बेटा, इस मार्कर को जैसे अपने टेबल पे रख दिया, बेंच पे रख दिया, सपोज करो मेरे हाथ में है, अगर हम इसे बेंच पे रख दे तो क्या होगा, अरे ये मार्कर फैल जाएगा क्या, नहीं, इसके पार्टिकल जहां है वहीं रहेंगे। क्यों, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। क्लियर, ठीक है। लेकिन लिक्विड की मैं बात करूं तो बच्चों क्या होगा, जैसे मान लो लिक्विड क्या है बच्चों, इस बोतल के अंदर मान लो पैक है, तो क्या होगा, इस बोतल की बाउंड्री के अंदर है या नहीं है बच्चों। अगर क्या करें, इसमें से वाटर को अपन क्या करें, फ्लोर पे गिराए, फर्श पे गिराए, तो हमें पता है जैसे बोतल में है वैसे रहेगा क्या, नहीं बच्चों, हमें पता है अरे ये क्या करेगा, एक डेफिनेट डिस्टेंस कवर करेगा, नहीं करेगा, निश्चित दूरी तय करेगा, नहीं करेगा, करेगा बेटा। ऐसा भी नहीं है कि एक क्या करेंगे, एक बोतल जो वाटर की है वो पूरी दुनिया को कवर कर ले, ऐसा भी नहीं है, लेकिन एक डेफिनेट रेंज जरूर होगी, जहां से लेके जहां तक जो वाटर मॉलिक्यूल है वो मूवमेंट शो कर सकते हैं, गति प्रदर्शित कर सकते हैं। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है बच्चों, इनमें जो अट्रैक्शन फोर्स होते हैं बहुत ज्यादा कम तो नहीं होते, लेकिन सॉलिड के कंपैरिजन में, ठोस की तुलना में कम होते हैं। तो इसका मतलब अट्रैक्शन फोर्स कम होते हैं तो पार्टिकल क्या होते हैं, इसका मतलब थोड़ी दूर दूर जा सकते हैं। इसका मतलब इसीलिए वाटर मॉलिक्यूल थोड़ी दूरी तय कर सकते हैं, डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। क्लियर, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा गैस पर। ओके, नॉर्मली हमने देखा होगा बेटा, कोई मान लो परफ्यूम है बेटा, सेंट है, ओके, उस परफ्यूम की अपन बात करें, जैसे मान लो बोतल में पैक है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ही अपन ने स्प्रे किया, जैसे ही अपन स्प्रे करेंगे तो कुछ टाइम बाद आप देख सकते हो बेटा, दूर बैठे हुए को भी हमें पता उस परफ्यूम की स्मेल आती नहीं आती, आती है। और जहां तक उसके जितने रूम की बाउंड्री होती है, हॉल होता है, वो पूरे को कवर करता है, नहीं करता, करता है बच्चों, ठीक है। इसका रीजन क्या है, जो गैसेज मॉलिक्यूल है उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्या है, सबसे कम होता है, नेग्लिजिबल होता है, नेग्लिजिबल होता है मतलब न के बराबर होता है। और अट्रैक्शन फोर्स सबसे कम होने के कारण, नेग्लिजिबल होने की वजह से क्या होता है, सीधी सी बात है, पार्टिकल को एक जगह फिक्स रखने वाला फोर्स कौन सा है, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स। अब जब गैसेज मॉलिक्यूल में वही नेग्लिजिबल है तो इसका मतलब उनको एक जगह कोई फिक्स रख सकता है क्या, नहीं बेटा। तो क्या होगा, वो रैंडमली क्या कर सकते हैं, दूर दूर मूवमेंट शो कर सकते हैं। समझ में आ गया, यस और नो। तो मेरा कहने का मतलब क्या,
एक ही लाइन में अगर मैं बोलूं तो क्या कह सकते हैं बेटा, सॉलिड में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, बहुत ज्यादा होता है या तीनों में मैक्सिमम होता है, इस वजह से पार्टिकल अपनी पोजीशन पर क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं। क्लियर। लिक्विड में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होती है, सॉलिड के कंपैरिजन में कुछ कम होती है। मैंने कहा सॉलिड के कंपैरिजन में कम होती है, ध्यान रखना। इस वजह से क्या होता है, एक डेफिनिट रेंज तक, निश्चित परास तक दूरी तय कर सकते हैं। क्लियर। गैसेज मॉलिक्यूल में क्या होता है, ये जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, नेग्लिजिबल होते हैं, बिल्कुल नगण्य होते हैं बेटा। इस वजह से क्या होता है, पार्टिकल आसानी से दूर दूर जा सकते हैं। क्लियर। बात समझ में आ गई। तो बेटा दिमाग में सेट कर लेना, एक रामबाण इलाज बेटा। क्या आपसे कुछ भी पूछे, देखो वैसे कई सारी प्रॉपर्टी हमें पूछेगा। अगर आपसे पूछे सॉलिड में ऐसा क्यों होता है, लिक्विड में ऐसा क्यों होता है, गैस में ऐसा क्यों होता है, अगर आपको एग्जैक्ट ध्यान है तो ठीक है, और अगर नहीं हो तो आंख बंद के कर देना, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स। आ गया समझ में। सॉलिड में चाहे कुछ भी हो, लिक्विड में चाहे ये ऐसा होता है वैसा होता है, गैस में ऐसा होता है वैसा होता है, कुछ भी तुम्हें पूछे उसका जो रूट रीजन होगा, मुख्य कारण होगा, वो क्या होगा बेटा, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स ही होगा। मैंने क्या कहा, समझ में आ गया, यस और नो। क्लियर। तो क्या कहेंगे, इस चैप्टर में मेनली स्टेट्स ऑफ मैटर में अपन करते क्या बेटा, यानी सबस्टांस की अलग अलग फिजिकल स्टेट की स्टडी करते हैं। सबस्टांस की अलग अलग फिजिकल स्टेट की स्टडी करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में बेटा। आ गया समझ में। क्लियर। ठीक है बेटा। और क्या करेंगे, मेनली अगर अपन बात करें तो देखो सबस्टांस को सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में डिवाइड करने का बेटा रीजन क्या है, यानी रूट रीजन क्या है, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स। क्लियर। ठीक है बेटा। तो अपन क्या कह सकते हैं, अगर मैं बात करूं, देखो इंटरमोलिकुलर, क्या कहा, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स। क्लियर। इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स यहां लिख रहा हूं बेटा मैं इसको, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स। अगर मैं इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स की बात करूं, इसको बोलते हैं बेटा शॉर्ट में IMF। क्लियर। इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स की बात करें बेटा तो हमें पता है तीन फिजिकल स्टेट की हम बात कर रहे हैं, सॉलिड एक क्या होता है बेटा, लिक्विड एक क्या होता है, गैस। तो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज्यादा किस में होगा बेटा, सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है, लिक्विड में उससे कम और गैस में सबसे कम। क्लियर। एक पॉइंट हमें और ध्यान रखना है बच्चों, क्या अगर हमसे बोले इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, क्या कहा, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। अगर इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस की अगर अपन बात करें, हिंदी में लिख सकते हो बेटा क्या, अंतराण्विक आकर्षण बल, इसे बोलते हैं अंतराण्विक दूरी। सीधी सी बात है बेटा, जिसके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगा, जिसके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगा, सीधी सी बात है, तीन फिजिकल स्टेट के रेस्पेक्ट में जैसे बात करें, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैस है, तो जिसके बीच में मैंने क्या कहा, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, कम होगी, और जिसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम है उसके लिए पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस क्या होगी, सबसे ज्यादा। तो ये सबसे ज्यादा किसमें होती है, गैस, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड। क्लियर। ठीक है। एक पॉइंट इसमें और आता है बेटा, थर्मल, क्या बोलेंगे, थर्मल एंड काइनेटिक एनर्जी। क्या कहा, थर्मल एंड काइनेटिक एनर्जी। थर्मल एंड काइनेटिक एनर्जी अगर तीनों को कंपेयर करें बेटा, हम किसकी बात कर रहे हैं, वही सॉलिड, दूसरा कौन सा, लिक्विड, और तीसरा कौन सा, गैस। क्लियर। ये सबसे ज्यादा किस में होती है, ये भी गैस में होती है, फिर लिक्विड में, फिर सॉलिड में। इसका मतलब क्या, यानी टेम्परेचर देने पर, हीट देने पर सबसे ज्यादा मूवमेंट कौन से पार्टिकल शो करते हैं, गैसेस पार्टिकल शो करते हैं। क्यों, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स तो पहले से ही नेग्लिजिबल था, तो थोड़ी सी हीट या एनर्जी गेन करते ही बहुत जल्दी मूवमेंट शो करते हैं, जबकि लिक्विड में उसके कंपेरिजन में थोड़ा स्लो होता है, और सॉलिड में तो हमें पता है अट्रैक्शन फोर्स इतना ज्यादा होता है, पार्टिकल इजीली मूवमेंट शो कर सकते हैं क्या, नहीं। आप कहोगे सर इसका मतलब इसमें मूवमेंट शो होगी ही नहीं क्या, मूवमेंट शो तो होगी, लेकिन इसके लिए टेम्परेचर या हीट बहुत ज्यादा चाहिए इनके बॉन्ड ब्रेक करने के लिए। समझ में आ गया, यस और नो। क्लियर। नोट करो बेटा, स्टेटमेंट लिखो, लिखो द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, स्टेटमेंट लिखो, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री the branch of physical chemistry, the branch of physical chemistry
द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इन विच, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट, in which we study about different states, in which we study about different states or matter of substance, different states of matter, different states of matter or substance. The branch of physical chemistry in which we study about different states of matter or substance, different states of matter or substance called as states of matter, called as states of matter, called as states of matter. ठीक है, हिंदी में लिखो बेटा, भौतिक रसायन की वह शाखा, भौतिक रसायन की वह शाखा, भौतिक रसायन की वह शाखा, भौतिक रसायन की वह शाखा जिसमें हम द्रव्य, जिसमें द्रव्य या पदार्थ, जिसमें द्रव्य या पदार्थ की भिन्न भिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं, जिसमें द्रव्य या पदार्थ, द्रव्य बोला है, जिसमें द्रव्य या पदार्थ की भिन्न भिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं, द्रव्य की अवस्था कहलाती है, द्रव्य की अवस्था कहलाती है। ठीक है, द्रव्य की अवस्था कहलाती है। चलो नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो बेटा, on the basis of intermolecular attraction forces, 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 matter or substance, matter or substance are divided, matter or substance are divided into three states, matter or substance are divided into three states, matter or substance are divided into three states, solid, liquid and gas, solid, liquid and gas। हिंदी में लिखो, अंतराण्विक आकर्षण बलों, अंतराण्विक आकर्षण बलों के आधार पर, अंतराण्विक आकर्षण बलों के आधार पर, अंतराण्विक आकर्षण बलों के आधार पर द्रव्य या पदार्थ को तीन अवस्थाओं में बांटा गया है। अंतराण्विक आकर्षण बलों के आधार पर द्रव्य या पदार्थ को तीन अवस्थाओं में बांटा गया है, ठोस, द्रव व गैस, ठोस, द्रव व गैस। क्लियर? ठीक है बेटा, ये तीन पॉइंट्स लिख लो बेटा, इनका ऑर्डर लिख लो, सीक्वेंस क्या होता है, कैसे होता है। लिख लिया? हिंदी में लिख सकते हो बेटा, अंतराण्विक आकर्षण बल, ये है अंतराण्विक दूरी और ये है तापीय व गतिज ऊर्जा, तापीय व गतिज ऊर्जा। लिख लिया?
अंकित का मैसेज है कि सर एटॉमिक या फिर क्या रेडॉक्स, और क्या बचा है, एक चीज़ और लिखी है, बचने में तो बेटा काफ़ी बचा हुआ है, जो बच्चा लेट आया था उसके लिए। ऐसे कुछ बच्चे तो 5 दिन पहले ज्वाइन किया, किसी बच्चे ने 1 महीने पहले ज्वाइन किया, नो डाउट उनका काफ़ी सिलेबस बचा हुआ होगा। लेकिन सभी बैचेज में जो कॉमनली चैप्टर बचे हुए हैं बेटा, फिलहाल जो बचा हुआ है, जो हमने कोचिंग में नहीं पढ़ाया, वो पार्ट कंप्लीट होते ही जो पहले पढ़ा चुके हैं स्टार्टिंग में, बच्चा चाहे लेट आया हो, खुद ने क्लास बंक की हो, कुछ भी हो, उन चैप्टर की क्लासेज वापस स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चाहे कोई से बैच का बच्चा हो, 11th हो, चाहे टारगेट बैच हो, कोई सा बैच हो, 11, 12 टारगेट, जो चैप्टर बचे हुए हैं या जो बच्चा दोबारा क्लास लेना चाहता है, समझ में नहीं आया उसकी वजह से, वो बच्चे क्लास अटेंड कर सकते हैं। लेकिन कब है, जब अपना जो हमने कोचिंग में पढ़ाया ही नहीं है, कोचिंग की वजह से रह गया है, वो चैप्टर करवाने के बाद। क्लियर, जैसे ये पार्ट कंप्लीट होता है फिर आपका शुरू से वापस चल जाएगा। क्लियर, जैसे नया चैप्टर स्टार्ट होगा बेटा आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चा क्लास अटेंड करना चाहे, पीछे का जो स्टार्टिंग में हमने पढ़े थे आपके आने से पहले, या किसी बच्चे को समझ में नहीं आए, वो भी अटेंड कर सकता है। क्लियर, तो सारे चैप्टर हो जाएंगे, हमारी वजह से आपका एक भी चैप्टर ऐसा नहीं बचेगा जो सर ने मुझे नहीं पढ़ाया। समझ में आ गया? यस और नो? ठीक है, चलो बेटा, तो ये तो अपन ने बात की बच्चों, क्या इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस के बेसिस पे अपन ने क्या कहा, सबस्टांस क्या होते हैं, 3 फिजिकल स्टेट में डिवाइड किए गए हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। क्लियर, अब तीनों फिजिकल स्टेट की अगर हम बात करें बच्चों, तो एक्चुअल में क्या होता है, फिजिकल केमिस्ट्री में तीनों के लिए अलग अलग चैप्टर्स होते हैं बेटा। ओके, कौन कौन से, अगर अपन बात करें सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में, गैस स्टेट जो होती है वो 11th की फिजिकल का लास्ट चैप्टर होता है बेटा। वैसे तो गैस स्टेट को अपन क्या करते हैं, 11th में पढ़ते हैं। बाकी जो सॉलिड एंड लिक्विड वाली कंडीशन है वो 12th की फिजिकल के स्टार्टिंग के चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट होता है, सेकंड चैप्टर लिक्विड सॉल्यूशन होता है। क्लियर, तो सॉलिड एंड लिक्विड को 12th की फिजिकल में पढ़ा जाता है और 11th की फिजिकल में पढ़ते हैं बेटा गैसेस स्टेट को। क्लियर, ठीक है बेटा, तो बात करते हैं जो तीसरी फिजिकल स्टेट होती है गैसेस, मेनली हमें इस चैप्टर में उसके बारे में बात करनी है। ओके, चलो बेटा हेडिंग लिखो, गैसेस स्टेट, गैसेस स्टेट, गैस स्टेट, गैसीय अवस्था। तो मेनली हमें किसके बारे में बात करनी है, गैस के बारे में। तो क्या लिखेंगे, गैस स्टेट, गैसीय अवस्था, गैसीय अवस्था, गैस स्टेट लिख लिए। देखो बेटा, अगर हम गैस की बात कर रहे हैं, देखो गैसीय अवस्था, गैस के बारे में बात कर रहे हैं, तो गैसेस के जो क्या होते हैं बेटा, जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, यानी सामान्य गुणधर्म होते हैं, वो तो कम से कम हमें आइडिया होना चाहिए। क्योंकि अगर बेसिकली टिक लगाने वाला क्वेश्चन आए कि गैस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, कौन सा सत्य, कौन सा असत्य, तो बेसिकली कम से कम इसका आइडिया तो हमें होना ही चाहिए। क्लियर, ठीक है, तो सबसे पहले उन्हीं की बात करते हैं बेटा, बाकी बातें तो बाद की है। जब गैस के बारे में पढ़ ही रहे हैं तो पता होना चाहिए गैस में क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। क्लियर, ठीक है, तो हेडिंग लिखो बेटा, जनरल प्रॉपर्टी, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, हिंदी में लिखो गैसों के सामान्य गुणधर्म, गैसों के सामान्य गुणधर्म, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, गैसों के सामान्य गुणधर्म लिख लिए बच्चों। बच्चों देखो, गैस की प्रॉपर्टी के बारे में अगर हम बात करें बच्चों, देखो कैसे करना है, क्या करना। अगर गैस की प्रॉपर्टी की बात करें हम तो क्या कहेंगे, सबसे पहले जो बेसिकली अगर अपन बात कर सकते हैं तो 1/u अपन देख सकते हैं बेटा कैसे करना है। गैस के बारे में बात करें तो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, नेग्लिजिबल होता है, सबसे कम होता है। और अगर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स अगर नेग्लिजिबल है तो पार्टिकल इजीली दूर दूर जा सकते, नहीं जा सकते, जा सकते हैं। तो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, बहुत ज्यादा होती है। येस और नो? क्लियर, ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट लिखो, रटने की जरूरत नहीं है बेटा, इजी वे में समझ समझ के नोट करना है। क्लियर, लिखो बेटा, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस या इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स आर वेरी हाई या वेरी लो, वेरी लो, ध्यान रखना। डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है बेटा। तो क्या कहेंगे, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स are very low, intermolecular attraction force are very low
सो intermolecular distance, so intermolecular distance are very, so intermolecular distance are very high, ठीक है। हिंदी में लिखो, अंतराण्विक आकर्षण बल, अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत कम होते हैं, या अंतराण्विक आकर्षण बल का मान बहुत कम होता है, अंतराण्विक आकर्षण बल का मान बहुत कम होता है, अंतराण्विक आकर्षण बल का मान बहुत कम होता है, अतः अंतराण्विक दूरी, अतः अंतराण्विक दूरी बहुत, अतः अंतराण्विक दूरी बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक होती है, अंतराण्विक दूरी बहुत अधिक होती है। लिख लिए। चलो बेटा अब बात करें बच्चों, देखो क्या कहेंगे इनकी शेप और वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में बात करें बच्चों, तो गैसेस के लिए क्या कहेंगे, शेप और वॉल्यूम की बात करें तो दोनों ही क्या होते हैं, अनडेफिनिट होते हैं, दोनों ही क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। आप कहोगे सर इसका मतलब क्या है, तो नॉर्मली अगर अपन बात करें जैसे शेप की बात करें, ये मान लो बोतल है बेटा, ये सिलेंड्रिकल फॉर्म है, सिलेंडर के आकार की है। अगर इस बोतल में आपने क्या किया, मान लो कोई गैस भरी है बेटा, तो क्या होगा, उसकी शेप कैसी होगी, अरे सीधी सी बात है, बोतल की बाउंड्री के अंदर होगी। अगर ये पैक है तो उसकी शेप क्या होगी, सिलेंड्रिकल शेप होगी या नहीं होगी, होगी बच्चों। क्लियर। अब आपने क्या किया, उसी गैस को आपने क्या किया, मान लो बोतल को जैसे मान लो ओपन कर दिया है, तो हमें पता है ये गैस क्या होगी, पूरे रूम को कवर करेगी या नहीं करेगी, करेगी। तो रूम की जो शेप है बेटा क्या होगा, गैसेस मॉलिक्यूल भी क्या होंगे, उसी शेप में होंगे या नहीं होंगे, होंगे। या फिर आप कह सकते हो किसी जैसे मान लो कोई दूसरा कंटेनर है, कोई बॉक्स है बेटा, क्लियर, किसी बॉक्स में आपने उस गैस को ट्रांसफर कर दिया, तो हमें पता है बॉक्स के अंदर जितना भी पार्ट होगा, वॉल्यूम होगा, गैसेस मॉलिक्यूल क्या करेंगे, उसको कवर करेंगे, और जो पूरे बॉक्स की शेप होगी, अब गैस की शेप भी क्या हो जाएगी, वैसी ही हो जाएगी। क्लियर। इसका मतलब कंटेनर चेंज होते ही शेप चेंज हो गई, तो डेफिनिट है क्या, नहीं, अनडेफिनिट है। क्लियर। वॉल्यूम की मैं बात करूं, जैसे हमने क्या कहा, ये मान लो 1 लीटर की बोतल है, इसमें हमने कोई गैस फिल की है, तो हमें पता है बेटा इसका वॉल्यूम भी कितना होगा, 1 लीटर होगा गैस का। क्लियर। गैस की तो एक प्रॉपर्टी भी होती है कि कंटेनर का जो वॉल्यूम होता है वही क्या होता है, गैस का वॉल्यूम होता है, येस और नो, क्योंकि गैसेस मॉलिक्यूल में सीधी सी बात है, अट्रैक्शन फोर्स नेग्लिजिबल है, तो पार्टिकल क्या करेंगे, जितना भी पार्ट होता है वॉल्यूम मिलता है उस पूरे को कवर कर लेते हैं। क्लियर। कैसे, ये मान लो हमें पता है बोतल अगर मान लो 1 लीटर की है तो क्या हो जाएगा, गैस का वॉल्यूम भी 1 लीटर बोला जाएगा। अगर इसे 10 लीटर के किसी कंटेनर में ट्रांसफर कर दिया तो यह है क्या कि 1 वॉल्यूम तक के पार्ट को ही कवर करेंगे, नहीं, टोटल जितना वॉल्यूम है 10 लीटर पूरे को कवर कर लेंगे। इसका मतलब कंटेनर चेंज होते ही हमें पता है शेप भी चेंज हो रही है और वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है बेटा। क्लियर। तो इनका शेप और वॉल्यूम दोनों ही क्या होते हैं, अनडेफिनिट होते हैं, यानी आकृति और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। क्लियर। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखो बेटा, शेप एंड वॉल्यूम, शेप एंड वॉल्यूम आर अनडेफिनिट, shape and volume are undefinite, shape and volume are undefinite, shape and volume are undefinite। हिंदी में लिखो, आकृति व आयतन, आकृति व आयतन, आकृति व आयतन, आकृति व आयतन अनिश्चित होते हैं, आकृति व आयतन अनिश्चित होते हैं, आकृति व आयतन अनिश्चित होते हैं। क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अपन क्या कह सकते हैं बेटा, एक आता है डेंसिटी का, क्लियर, एक आता है रेट ऑफ डिफ्यूजन। ओके, क्या होता है बच्चों, देखो पहली बात तो डेंसिटी की अगर हम बात करें तो डेंसिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है बेटा, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। क्लियर। इसको अगर मैं फिक्स कर दूं बेटा तो क्या कहेंगे, किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर जितना मास होगा क्या होगा, डेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। यस और नो। अरे डेंसिटी की यूनिटी क्या होती है बेटा, ग्राम पर ml या फिर किलोग्राम पर
लीटर, यानी पर ml या पर लीटर वॉल्यूम में कितना ग्राम कितना किलोग्राम मास है, इसका मतलब पर बोल दिया, मतलब ये तो क्या हो गया, एक यूनिट फिक्स हो गया, इसमें जितना वेट होगा मास होगा वही क्या होगा, डेंसिटी की वैल्यू होगी। क्लियर, ठीक है। अब देखते हैं सॉलिड लिक्विड गैस की अगर हम बात करें बच्चों, तो हमें पता है क्या होगा, सॉलिड की अगर हम बात करते हैं तो सॉलिड में क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे तो पार्टिकल पास होंगे, इसका मतलब एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में, जैसे सॉलिड की मैं बात कर रहा हूं बच्चों, तो पर्टिकुलर वॉल्यूम में हमें पता है क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होने से क्या होता है बच्चों, पार्टिकल बहुत ज्यादा पास होंगे। क्लियर, ठीक है। दूसरी कंडीशन में लूं बेटा लिक्विड की, ये मैंने सॉलिड को बोला है, ये मैं लिक्विड ले रहा हूं, हमें पता है अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, अरे कम होते हैं सॉलिड के कंपैरिजन में, अट्रैक्शन फोर्स कम होगा तो पार्टिकल दूर होंगे, यानी इस डेफिनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल सॉलिड के कंपैरिजन में कम होंगे बेटा, बाकी इसके बाहर हो सकते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर वॉल्यूम की बात करें तो हमें पता है पार्टिकल इस सॉलिड के कंपैरिजन में कम होंगे या नहीं होंगे, पार्टिकल ही कम है तो हमें पता है मास अपने आप ही कम होगा। क्लियर, ठीक है बेटा। अब बात करें जैसे गैस की, थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें, वॉल्यूम वही है, अब हमें पता है इसमें अट्रैक्शन फोर्स क्या होते हैं, सबसे कम होते हैं, अट्रैक्शन फोर्स सबसे कम होते हैं तो हमें पता है पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। यस और नो, पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस सबसे ज्यादा होगी, यानी पार्टिकल दूर होंगे, तो इस डेफिनिट वॉल्यूम में हमें पता है बच्चों, अरे नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होंगे, बहुत कम होंगे, और भी कम होंगे बेटा, इसका मतलब सीधी सी बात है पार्टिकल ही अगर कम है तो सीधी सी बात है इस डेफिनिट वॉल्यूम में हमें पता है मास की वैल्यू भी कम होगी। समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो क्या करेंगे, डेफिनिट वॉल्यूम में अगर मास कम आ रहा है, डेफिनिट वॉल्यूम में क्या आ रहा है, मास अगर कम आ रहा है तो सीधी सी बात है डेंसिटी भी क्या होगी, कम होगी, तो इनके लिए डेंसिटी की वैल्यू क्या होती है, घनत्व का मान कम होता है। क्लियर, ठीक है बेटा। अरे एक सिंपल सी बात है बेटा, जैसे कई बार हमने सुना होगा कि सिटी में, शहरों में क्या होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होती है, जनसंख्या घनत्व ज्यादा होता है। ओके, अब बच्चा अगर दिमाग लगाए, बच्चा थोड़ी सी मैथमेटिक्स अगर लगाए तो बच्चा कहेगा सर गांव में, शहरों में हमने देखा, सिटी में गार्जियन पेरेंट्स के नॉर्मली क्या होते हैं, एक दो बच्चे होते हैं, जबकि गांव वालों की एवरेज क्या होती है, खतरनाक होती है, 8 10 बच्चे होते नहीं होते सबके। अरे बेटा मैंने क्या कहा, उनकी वैसे एवरेज ज्यादा होती है लेकिन फिर भी पॉपुलेशन डेंसिटी कम क्यों होती है, क्योंकि हमें पता है सिटी में तो क्या होता है, घर के आगे घर, पीछे घर, ऊपर घर, नीचे घर क्या होते हैं, यानी हर तरफ क्या होता है, कवर होता है। लेकिन गाँव में हम देख सकते हैं एक घर यहाँ पे, दूसरा घर वहाँ पे, तीसरा घर वहाँ पे, यानी काफी स्पेस के साथ होता है बेटा। यस और नो, ठीक है। और सिंपल वे में अगर मैं कहूं तो हम देख सकते हो बेटा क्या, कि कई बार जैसे देखते हैं पूरे गांव में जितने पब्लिक होते हैं, जितने लोग होते हैं, शहर में क्या होता है बेटा, एक पूरे फ्लैट के अंदर क्या होते हैं, नॉर्मली आप देख सकते हो बेटा पूरी बिल्डिंग होती है, उसमें कई सारे फ्लैट होते हैं बेटा, ठीक है, 500 या कई 1000, उससे भी ज्यादा। इसका मतलब है कई बार देख सकते हैं पूरे गाँव में जितनी पब्लिक होती है, इसका मतलब पूरा गाँव अगर 10 किलोमीटर के एरिया को कवर कर रहा है, सपोज करो, तो 10 किलोमीटर के एरिया में जितनी पब्लिक है, लोग है बेटा, वो क्या होंगे, सिटी में एक बिल्डिंग के अंदर ही रहते हैं बेटा, एक थोड़े से एरिया में बेटा, यानी समथिंग 1/2 किलोमीटर आप मान सकते हो बेटा। क्लियर, तो मेरा कहने का मतलब क्या है, यानी अगर 1 किलोमीटर का एरिया फिक्स कर दें तो दोनों को कंपेयर करें तो गांव में हमें पता है 1 किलोमीटर के एरिया में पब्लिक कम होगी, जबकि सिटी में उसी 1 किलोमीटर के एरिया में क्या होगी, पब्लिक ज्यादा होगी बेटा। इसीलिए तो अपने कहा क्या, वॉल्यूम या एरिया अगर फिक्स हो जाए तो उसमें कितना मास है, जितनी पब्लिक होगी, जितने पार्टिकल होंगे, मास उतना ही ज्यादा, तो डेंसिटी भी उतनी ही ज्यादा। लेकिन गैस में हमें पता है कौन सी कंडीशन है, ये तो बेटा सिटी वाली कंडीशन है, ये मान लो मेट्रो सिटी मान सकते हो आप, पर्टिकुलर एरिया में डेंसिटी बहुत ज्यादा। क्लियर, ये नॉर्मल सिटी की मान सकते हो अपन, ये गांव वाली कंडीशन मान सकते हो, विलेज वाली कंडीशन आप कंसिडर कर सकते हो। तो क्या कहेंगे, इनकी डेंसिटी क्या होगी, कम या ज्यादा, डेंसिटी क्या होती है, बहुत कम होती है। क्लियर, ठीक है बेटा। और अपन बात करें, एक वर्ड आता है बेटा रेट ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या है, पहली बात तो बच्चों देखो डिफ्यूजन, आगे अपना इसको डिटेल से पढ़ेंगे, आगे क्या ग्राम डिफ्यूजन लो, उसमें डिटेल से पढ़ेंगे। तो क्या होता है, डिफ्यूजन का मतलब है पार्टिकल का अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ट्रांसफर होना। मैंने क्या कहा, पार्टिकल का हाई कंसंट्रेशन से या हाई अमाउंट से ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ विस्थापित होना, सिंपल वे में कहूं तो। क्लियर, गैस में हम बात करें, अट्रैक्शन फोर्स क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं,
नेग्लिजिबल होते हैं, अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम होते हैं, तो हमें पता है पार्टिकल इजीली क्या होंगे, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकते नहीं हो सकते हैं। जैसे बोतल में मान लो गैस अपन ने फिल की है, अपन क्या करेंगे, अगर कैप को ओपन कर दे, ढक्कन खोल दे, तो क्या होगा बेटा, गैसेज मॉलिक्यूल इजीली हमें पता बाहर ट्रांसफर होंगे नहीं होंगे, आसानी से डिफ्यूज होंगे, आसानी से विसरित होंगे। क्यों? सभी का रूट रीजन वही है, मैंने क्या कहा था, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स। आ गया समझ में? सॉलिड होता है उसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन जीरो क्यों होती है, नेग्लिजिबल क्यों होती है? क्यों? अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा है, पार्टिकल इधर उधर ट्रांसफर नहीं हो सकते। जबकि गैसेज में क्या है, अट्रैक्शन फोर्स नेग्लिजिबल है, तो पार्टिकल इजीली एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर जा सकता है। समझ में आ गया? यस और नो? क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, डेंसिटी। और ये टाइम पास की जरूरत है क्या, फोर गैसेज पता है, उसी की बात कर रहे हैं। ओके, लिखो डेंसिटी इज वेरी लो, एंड रेट ऑफ डिफ्यूजन इज वेरी हाई। डेंसिटी इज वेरी लो एंड रेट ऑफ डिफ्यूजन इज वेरी हाई। Density is very low and rate of diffusion is very high. हिंदी में लिखो, घनत्व बहुत कम होता है, तथा विसरण की दर बहुत अधिक होती है। विसरण की दर बहुत अधिक होती है। घनत्व बहुत कम तथा विसरण की दर बहुत अधिक होती है। ठीक है, कर लिए बेटा नोट। चलो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं बेटा। ठीक है, नॉर्मली अगर हम बात करें बच्चों तो क्या करेंगे, जैसे सबस्टांस की बात करें, कोई भी सबस्टांस होता है बेटा, पदार्थ होता है, उसमें क्या होता है, जो एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, वो कई सारे रूपों में मिल सकती है। जैसे अपन देख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, बाइंडिंग एनर्जी, बंधन ऊर्जा, ट्रांसलेशन एनर्जी, स्थानांतरण ऊर्जा। मेरा कहने का मतलब क्या है, यानी जो एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, वो कई सारे रूपों में हो सकती है, सभी की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, यानी सभी अलग अलग प्रॉपर्टी के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। क्लियर? ठीक है, अपन बात करते हैं गैस। आपने देखा होगा, अरे गैसेज मॉलिक्यूल कभी निचले रह सकते हैं क्या, एक जगह फिक्स रह सकते हैं क्या? इसका मतलब है उनमें मूवमेंट बहुत ज्यादा होती है। और मैंने क्या कहा, हर प्रॉपर्टी के लिए रेस्पॉन्सिबल एनर्जी अलग अलग है। मूवमेंट के लिए, मूव करने के लिए हमें पता है काइनेटिक होना, कौन सी एनर्जी रेस्पॉन्सिबल होती है, अरे गतिशील होना, गतिज ऊर्जा, ध्यान है ना, काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? तो मेरा कहने का मतलब क्या है बेटा, यानी गैसेज मॉलिक्यूल में बात करें तो क्या होगा, जो एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी होती है, वो मैक्सिमम किसकी फॉर्म में होती है, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होती है, गतिज ऊर्जा की फॉर्म में होती है। और हमें पता है इसकी मैक्सिमम एनर्जी अगर काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होगी तो इनके मूवमेंट करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होगी या नहीं होगी बेटा। और अगर मूवमेंट करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होगी तो क्या होगा बच्चों, ये सीधी सी बात है, हर डायरेक्शन में क्या होता है, कंटिन्यूअसली मूवेबल फॉर्म में होती है। आ गया समझ में? इसका मतलब मान लो कोई कंटेनर है बेटा, इसमें आपने गैसेज मॉलिक्यूल फिल किए, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होने से क्या होता है बेटा, अरे कंटिन्यूअसली मूवेबल फॉर्म में होंगे नहीं होंगे। और अगर कंटिन्यूअसली मूवेबल फॉर्म में होगा तो हमें पता कंटेनर की जो वॉल है उस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, दाब आरोपित करेंगे या नहीं करेंगे, दाब आरोपित करेंगे। क्लियर? और आपको याद है बेटा, कई चैप्टर में हमने डिस्कस किया, जहां प्रेशर की बात करें वो मेनली किसके लिए कंसिडर करते हैं, वो गैस के लिए ही कंसिडर करते हैं। समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है बेटा। क्यों? इसका रीजन क्या है, सिंपल सी बात है, इस बोतल को समझते हैं बेटा अपन। इस बोतल के अकॉर्डिंग बात करें तो इसमें मैंने मान लो कोई डस्ट पार्टिकल फील कर दिए, सॉलिड पार्टिकल है, ठोस कण है, डस्ट पार्टिकल फील कर दिए, उनमें एनर्जी कम होने से क्या होगा, वो इसकी वॉल से कोलिजन करेंगे क्या, टक्कर करेंगे क्या? नहीं बेटा। अपन लिक्विड की बात करें, अपन डिस्टर्ब करें तब मान लो ये कोलिजन कर सकता है, लेकिन नॉर्मल वे में अगर बात करें तो लिक्विड मॉलिक्यूल भी एक जगह फिक्स होंगे या नहीं होंगे, और फिक्स होंगे तो इससे कोलिजन करेंगे क्या बार बार? नहीं। लेकिन
लेकिन गैसेज मॉलिक्यूल की बात करें, इसमें अगर गैस फील करती तो आप देख सकते हो उनमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होने से वो कंटिन्यूसली मूवेबल फॉर्म में होंगे या नहीं होंगे? होंगे। तो क्या होगा? कंटिन्यूसली मूवेबल फॉर्म में होंगे तो इसकी वॉल से बार बार क्या करेंगे? प्रेशर अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। जैसे मान लो इस बोर्ड की बात करें, मैं यहाँ रेस्ट पोजीशन में हूँ बेटा, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, बोर्ड से मान लो मैं दूर हूँ, तो क्या करूँ? मैं इस पर कोई प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ क्या? नहीं। लेकिन अब मैं इस पर प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ? कर रहा हूँ बेटा। क्यों? क्योंकि मैं इससे कोलिजन कर रहा हूँ। समझ में आ गया? यस और नो? गैस में भी सेम प्रॉपर्टी होती है। मेरा कहने का मतलब क्या है? गैस में क्या होता है? जो मैक्सिमम एनर्जी होती है, यानी जो एनर्जी होती है वो मोस्टली काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होती है, गतिज ऊर्जा के रूप में होती है अधिकांश ऊर्जा। इस वजह से गैस के जो अणु होते हैं, गैसेज मॉलिक्यूल होते हैं, वो क्या होते हैं? कंटिन्यूसली मूवेबल फॉर्म में होते हैं, कंटिन्यूसली गतिशील होते हैं। और क्या करते हैं? कंटेनर होता है, ठीक है, पात्र होता है, उसकी दीवार से लगातार क्या करते हैं? दाब इन टक्कर करते रहते हैं, दाब आरोपित करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं बेटा। क्लियर? इसीलिए तो मैंने क्या कहा, जहां प्रेशर की बात आ जाए वो ओनली एंड ओनली हम किसको कंसीडर करते हैं? गैस को ही कंसीडर करते हैं दाब की बात आने पर, ना कि सॉलिड और लिक्विड को। समझ में आ गया? क्लियर? लिखो बेटा नेक्स्ट स्टेटमेंट, लिखो द मोस्टली एनर्जी ऑफ गैसेज मॉलिक्यूल्स the mostly energy of gaseous molecules, the mostly energy of gaseous molecules, the mostly energy of gaseous molecules is present as kinetic energy. The mostly energy of gaseous molecules is present as kinetic energy. The mostly energy of gaseous molecules is present as kinetic energy. The mostly energy of gaseous molecules is present as kinetic energy. So gaseous molecules, gaseous molecules are continuously movable. So gaseous molecules are continuously movable. आवाज आ रही है बेटा? इधर से तो सही है बेटा। So gaseous molecules are continuously movable. आवाज आ रही है बेटा? यहाँ से तो सही है बेटा। इधर देखो, मैं भी आपसे कनेक्ट हूँ। So gaseous molecules, आपकी साइड थोड़ी साउंड प्रॉब्लम बेटा, एक बार चेक करना नेट कनेक्टिविटी की वजह से। क्या कहा? लिखो द मोस्टली एनर्जी ऑफ गैसेज मॉलिक्यूल्स, द मोस्टली एनर्जी ऑफ गैसेज मॉलिक्यूल्स इज प्रेजेंट एज काइनेटिक एनर्जी. द मोस्टली एनर्जी ऑफ गैसेज मॉलिक्यूल्स इज प्रेजेंट एज काइनेटिक एनर्जी. सो गैसेज मॉलिक्यूल्स आर कंटिन्यूसली मूवेबल. सो गैसेज मॉलिक्यूल्स आर कंटिन्यूसली मूवेबल इन डिफरेंट डायरेक्शंस. सो गैसेज मॉलिक्यूल्स आर कंटिन्यूसली मूवेबल in a different directions and imposes apply करना, and imposes the pressure of the wall of container, and imposes the pressure the wall of a container, and imposes the pressure ऑन वॉल ऑफ कंटेनर. ठीक है, हिंदी में लिखो बेटा, लिखो गैसीय अणुओं की अधिकांश ऊर्जा, गैसीय अणुओं की अधिकांश ऊर्जा, गैसीय अणुओं की अधिकांश ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में होती है या उपस्थित होती है. गैसीय अणुओं की अधिकांश ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में उपस्थित होती है. गैसीय अणुओं की अधिकांश ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में उपस्थित होती है. गैसीय अणुओं की अधिकांश ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में उपस्थित होती है. अतः गैसीय अणु भिन्न भिन्न दिशाओं में निरंतर गतिशील होते हैं.
गैसीय अणु भिन्न भिन्न दिशाओं में निरंतर गतिशील होते हैं तथा पात्र की दीवार पर दाब आरोपित करते हैं। पात्र की दीवार पर दाब आरोपित करते हैं। ठीक है, चलो बेटा अब बात करते हैं गैसों की। बेटा देखो एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की, क्या? इनकी कंप्रेसिबल नेचर, संपीड़न की प्रवृत्ति। आप कहोगे सर ये क्या है? तो देखो कंप्रेसिबल नेचर का मतलब क्या होता है? बोलते हैं ना इसको कंप्रेस कर दो। कंप्रेस करने का मतलब क्या होता है? प्रेशर को बढ़ाकर वॉल्यूम को कम कर देना, यानी चेंज कर देना। मैंने क्या कहा? प्रेशर को बढ़ाकर, क्या कहा? दाब को बढ़ाकर अगर क्या करे, आयतन में परिवर्तन कर दे, कमी कर दे, इसको बोलते हैं संपीड़न की प्रवृत्ति। क्लियर? और गैसों में ये बहुत ज्यादा होती है। आप कहोगे सर क्यों? इसका रीजन वही है, अरे सॉलिड में तो हमें पता है पहले से अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा है, और अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा होने से पार्टिकल पहले से क्या है? बहुत ज्यादा पास पास है, और पार्टिकल बहुत ज्यादा पास पास है तो उनको और ज्यादा पास लेके आ सकते हैं क्या सॉलिड में? नो बेटा। क्लियर? ठीक है। जबकि गैस में अगर अपन बात करें, देखो लिक्विड में भी ऑलमोस्ट सेम सेम सा होता है, उसमें भी क्या होता है? कैसे आप इजी वे में समझ सकते हो? कैसे? इस मार्कर की मैं बात करूं, इस पर अगर मैं प्रेशर अप्लाई करूं तो क्या होगा बच्चों? ये टूटने में टूट जाएगा, लेकिन इसकी शेप में चेंज होगा क्या? नहीं, क्योंकि ये अनकंप्रेसिबल है, असंपीड्य है। क्लियर? इसके पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस पहले से इतनी कम है कि और ज्यादा प्रेशर या दाब आरोपित करने पर इनके बीच की डिस्टेंस को कम नहीं कर सकते। क्लियर? लिक्विड को आप देख सकते हो बच्चों, क्या नॉर्मली अपन बात करें, इस बोतल को हमने पूरा पैक कर दिया, सपोज करो पूरा पानी से भर दिया। अब हम इस पे दाब आरोपित करें, प्रेशर अप्लाई करें, तो ये ब्रेक होने में ब्रेक हो जाएगी, लेकिन क्या होगा? इसकी शेप में चेंज होगा क्या? ये पिचकेगी क्या? नहीं। आप कहोगे सर अब पिचक रही है ना। अब इसकी शेप में इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि ये आधी खाली है बेटा, उसमें ऊपर एयर फील है। समझ में आ गया? मैंने क्या कहा? अगर ये पूरी पैक होती तो इसकी शेप में चेंज हो पाता क्या? नहीं, क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल के बीच में भी क्या होता है? डिस्टेंस कम होती है, तो उनको भी हम प्रेशर अप्लाई करके और ज्यादा पास लेकर नहीं आ सकते। क्लियर? जबकि गैस की बात करें, गैस में हमें पता है पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है, पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है। अब अगर उन पर प्रेशर अप्लाई करें तो हमें पता है अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो पार्टिकल पास पास आ सकते नहीं आ सकते। अगर पार्टिकल पास पास आएंगे तो हमें पता है टोटल वॉल्यूम जितना कवर कर रहे थे वो पहले के कंपैरिजन में कम होगा या नहीं होगा? होगा बच्चों। इसको बोलते हैं कंप्रेसिबल नेचर। ओके, सिंपल सी बात है बेटा। क्या कहेंगे? किसी बेंच पर मान लो 4-5 बच्चों की पोजीशन है, 5 बच्चों की सीटिंग है बेटा। क्लियर? उस पे 5 ही बच्चे बैठे हैं। क्लियर? 5 ही बच्चे बैठे हैं तो उनको हम कहें सरक 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 सरक, तो वो क्या कहेंगे? सर और कहां सरके? ठीक है, इसका सिंपल सी बात है बेटा। क्यों? बीच में गैप पहले से कम है तो वो और ज्यादा नहीं सरक सकते। अरे अंग्रेजों, समझ रहे हो ना? सरकना मतलब क्या? शिफ्ट होना बेटा। बात समझ में आ रही है क्या? वो और ज्यादा क्या करेंगे? अरे शिफ्ट हो सकते हैं क्या? नहीं बच्चों। क्लियर? लेकिन मान लो 5 बच्चों की सीटिंग पर क्या होगा बेटा? 2 या 3 स्टूडेंट ही प्रेजेंट है, तो किसी और को शिफ्ट करना हो तो अपन क्या कहेंगे? सरक 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 सरक, यानी उनको सरका सकते नहीं सरका सकते? सरका सकते हैं बेटा। क्यों? उनके बीच की डिस्टेंस ज्यादा थी तो आप उनको शिफ्ट कर सकते हो, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। समझ में आ गया? यस और नो? तो गैसों में क्या होता है? यही प्रॉपर्टी होती है। गैस क्या होती है? पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है। मैंने कहा था सभी का रूट रीजन वही होगा, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स। गैसों में अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, पार्टिकल दूर दूर होंगे तो डिस्टेंस ज्यादा है तो उनको प्रेशर अप्लाई करके पास पास लेकर आ सकते हैं। इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं कंप्रेसिबल नेचर, संपीड़न की प्रवृत्ति। क्लियर? ठीक है बेटा, नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो। गैसेज आर कंप्रेसिबल इन नेचर। 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 गैसे लिखो बेटा हिंदी में, गैसे संपीड्य प्रवृत्ति की होती है। संपीड्य या संपीड़न की प्रवृत्ति पाई जाती है। गैसे संपीड्य प्रवृत्ति की होती है।
जैसे संपीड़ित प्रवृत्ति की होती है। क्लियर? ठीक है बेटा। इस चैप्टर में बच्चों देखो आगे कई इसका नाम आएगा, लिक्विफैक्शन, लिक्विफैक्शन, लिक्विफैक्शन यानी द्रवण। द्रवण का मतलब है किसी गैस को द्रव में परिवर्तित करना। ओके, आप कहोगे सर कैसे? तो बच्चों एक सिंपल सी बात है, देखो प्रैक्टिकली हम समझ सकते हैं। मान लो आइस है, बर्फ है, वो हमें पता है सॉलिड फॉर्म में है। क्लियर? अगर हम उसे क्या करें, हीट करें बेटा, उसे अगर उष्मा दे तो हमें पता है वो पिघलेगी नहीं पिघलेगी? अरे वो मेल्ट होती है नहीं होती? मेल्ट होती है तो वो सॉलिड से किस में आएगी? वाटर की फॉर्म में, जल के रूप में, यानी सॉलिड से लिक्विड में आ गई। हम उसे और हीट करें तो क्या होगा? अरे लिक्विड से किस में कन्वर्ट होगी? वेपर, वाष्प बनाएगी नहीं बनाएगी? यानी गैस के रूप में आ गई। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, जैसे हमने क्या किया, पहले आइस मान लो सॉलिड फॉर्म में थी, फिर लिक्विड में, फिर हमने उसकी गैस बना ली, यानी उसकी फिजिकल स्टेट में चेंज किया। तो इसका उल्टा भी कर सकते हैं बेटा। क्या? अगर कोई गैस है, गैस को अपन क्या बनाए, अगर लिक्विड यानी क्या करें, उसकी फिजिकल स्टेट में चेंज करने के लिए उसे गैस से मैं लिक्विड में या फिर लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करूं, तो ऐसा पॉसिबल है क्या? बिल्कुल बेटा पॉसिबल है। बस आपको करना क्या है, हमें पता है देखो सब्सटेंस वही है, उसकी फिजिकल स्टेट अलग अलग है, तो उसमें मेजर चेंजेस क्या होगा? इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस का। कैसे? अगर सॉलिड फॉर्म में था, सिंपल सी बात है, सॉलिड फॉर्म में था डिस्टेंस कम थी, लिक्विड में था डिस्टेंस थोड़ी ज़्यादा, और गैसेस फॉर्म में तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा। अब मुझे गैस को क्या करना है बच्चों, लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है पार्टिकल के बीच में उसको क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। सिंपल वे में अगर कहूँ तो अगर मुझे इस डिस्टेंस को कम करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहली बात तो प्रेशर ज़्यादा करना पड़ेगा, प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, दाब बढ़ाना पड़ेगा। अरे प्रेशर अगर इंक्रीज करूँगा तभी तो हमें पता है पार्टिकल पास पास आएंगे। येस और नो? क्लियर? और दूसरा क्या है? टेम्परेचर को कम करना, क्योंकि तापमान में अगर कमी नहीं होगी तो सीधी सी बात है टेम्परेचर, अरे काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3/2 kT होती नहीं होती? कहने का मतलब क्या, टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्लियर? इसका मतलब अगर हमने टेम्परेचर को कम नहीं किया है तो क्या होगा बच्चों? सीधी सी बात है, अगर टेम्परेचर वही है तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो हमें मूवमेंट ज़्यादा होगी, मूवमेंट ज़्यादा होगी तो आप पास पास लेके आने की कोशिश कर रहे हो तो वो साइड से निकल सकते नहीं निकल सकते? कहने का मतलब इधर उधर मूवमेंट शो कर सकते हैं। क्लियर? तो क्या कहेंगे, किसी गैस को अपन क्या कर सकते हैं, लिक्विड में, द्रव में परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, यानी प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए और टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। मैंने क्या कहा, प्रेशर तो बढ़ाना पड़ेगा और टेम्परेचर, तापमान है, कम करना पड़ेगा। टेम्परेचर कम तो होना चाहिए, लेकिन एक नाम आएगा बेटा बार बार, क्रिटिकल टेम्परेचर। मैंने क्या कहा? क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है? क्रांतिक ताप। आप कहोगे सर ये कौन सा ताप लॉन्च हो गया? बच्चों देखो हम इसे डिटेल से पढ़ेंगे। क्या? क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? द पर्टिकुलर स्पेसिफिक टेम्परेचर, वो स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है जिससे हाई टेम्परेचर पर गैस को कभी भी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मैंने क्या कहा, किसी गैस को अगर लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो प्रेशर क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए, और टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। कम तो होना चाहिए, लेकिन कितना कम होना चाहिए? जो उस गैस के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू होगी। आप कहोगे सर कैसे? सपोज करो कोई भी गैस है बेटा, जैसे मान लो कोई गैस ए है, ठीक है, हमें इस गैस को क्या करना है? लिक्विड में कन्वर्ट करना है। अब आपसे बोला जाए इसके लिए जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो मान लो 20 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बेटा, इसका मतलब मान लो पहले टेम्परेचर मान लो इसका 50 डिग्री सेल्सियस था, सपोज करो। अब हमें पता है अगर हमें इसे लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो टेम्परेचर को 50 से कम करना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? 50 से कम करेंगे तो 50 से 40, 30, आप कहोगे सर 30 है तो 50 से तो कम हो गया, तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी क्या? नहीं, 20 डिग्री सेल्सियस तक कभी भी ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी। टेम्परेचर कम तो होना चाहिए, लेकिन कितना कम होना चाहिए? 20 से कम होना चाहिए। आप कहोगे सर क्यों? क्योंकि क्या कहेंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है, क्रांतिक ताप वह ताप है जिसके ऊपर क्या होता है? गैसेस मॉलिक्यूल की एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि वो कभी भी रेस्ट पोजीशन में नहीं आ सकते, विराम अवस्था में नहीं आ सकते। और जब तक हमें पता है कोई पार्टिकल रेस्ट पोजीशन में नहीं आएगा, विराम अवस्था में नहीं आएगा, वो हमें पता है गैस से कभी लिक्विड में आ सकता है क्या? नहीं। फिर सुन लेना इस बात को, क्या कहा? क्रिटिकल टेम्परेचर क्रांतिक ताप है, वह ताप है,
वह टेम्परेचर है जिसके ऊपर या उससे ज़्यादा पार्टिकल की एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि कभी भी वो पास नहीं आ सकते, विराम अवस्था में रेस्ट पोजीशन में नहीं आ सकते। और जब तक हमें पता है बेटा वो रेस्ट पोजीशन में नहीं आएंगे, विराम अवस्था में नहीं आएंगे, कभी भी वो क्या होंगे, अरे गैस में यानी लिक्विड में कन्वर्ट हो पाएंगे क्या? गैस से लिक्विड में कभी नहीं हो सकते। तो हमें टेम्परेचर तो कम करना ही करना है, लेकिन कितना कम करना है बच्चों? यानी क्रिटिकल टेम्परेचर से कम। समझ में आ गया? यस और नो? क्लियर? ठीक है बेटा, नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो। ए गैस कैन बी लिक्विफाइड, a gas can be liquefied, a gas can be liquefied, a gas can be liquefied in condition of high pressure and low temperature. a gas can be liquefied, और ये जो पॉइंट हम लिख रहे हैं बेटा इसको स्टार मार्क कर लेना, ध्यान रखना, बार बार काम आएगा। a gas can be liquefied in condition of high pressure and low temperature, in condition of high pressure and low temperature, और ब्रैकेट में लिखो but temperature should be less than critical temperature, temperature should be less than critical temperature। ठीक है, हिंदी में लिखो, स्टार मार्क करके लिखो। उच्च दाब, कुछ नहीं, उच्च दाब तथा निम्न ताप, उच्च दाब तथा निम्न ताप की स्थिति में, उच्च दाब तथा निम्न ताप की स्थिति में एक गैस को द्रवित किया जा सकता है, गैस को द्रवित किया जा सकता है, एक गैस को द्रवित किया जा सकता है उच्च दाब व निम्न ताप की स्थिति में एक गैस को द्रवित किया जा सकता है। ठीक है, आगे लिखो। लेकिन तापमान क्रांतिक ताप से कम होना चाहिए, लेकिन तापमान क्रांतिक ताप से कम होना चाहिए। लेकिन ताप क्रांतिक ताप से कम होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा। देखो क्रांतिक ताप है क्या, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, तो लिखो बेटा द मिनिमम हाइपो, क्या लिखेंगे, द टेम्परेचर फ्रॉम विच हायर वैल्यू, लिखो द टेम्परेचर फ्रॉम विच हायर वैल्यू, द टेम्परेचर फ्रॉम विच हायर वैल्यू, द टेम्परेचर फ्रॉम विच हायर वैल्यू, द टेम्परेचर फ्रॉम विच हायर वैल्यू ए गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड, the temperature from which higher value a gas cannot be liquefied, cannot be liquefied whatever how much pressure may be applied, whatever how much pressure may be applied, how much pressure may be applied, called as critical temperature। Pressure may be applied is called as critical temperature। हिंदी में लिखो, वह ताप जिससे अधिक मान पर, वह ताप जिससे अधिक मान पर, वह ताप जिससे अधिक मान पर एक गैस को द्रवित नहीं किया जा सकता, वह ताप जिससे अधिक मान पर एक गैस को द्रवित नहीं किया जा सकता, एक गैस को द्रवित नहीं किया जा सकता, एक गैस को द्रवित नहीं किया जा सकता, चाहे कितना भी दाब आरोपित कर दिया जाए, चाहे कितना भी दाब आरोपित कर दिया जाए,
कितना भी दाब आरोपित कर दिया जाए क्रांतिक ताप कहलाता है। क्या कहा? वह ताप जिससे उच्च ताप पर एक गैस को द्रवित नहीं किया जा सकता, चाहे कितना भी दाब आरोपित कर दिया जाए, क्रांतिक ताप कहलाता है। समझ में आया बच्चों? क्लियर? तो मेरा कहने का मतलब क्या, किसी गैस को द्रवित करना यानी उसका लिक्विफेक्शन अपन आगे डिटेल से भी पढ़ेंगे, और ये जो क्रिटिकल टेम्परेचर अपने कहा है, क्रांतिक ताप अपने कहा है बेटा, वो आगे भी आएगा, लेकिन यहाँ पर गैस की प्रॉपर्टी में नाम आ गया तो थोड़ा सा आपको बताया। क्लियर? एक बच्चों बार बार नाम आएगा एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, परम शून्य ताप। परम शून्य ताप ये क्या होता है? नाम से लग रहा है बेटा परम शून्य ताप कोई बहुत ज्यादा तापमान होगा, लेकिन बाकी कुछ नहीं है बेटा। ये क्या रे? जीरो केल्विन टेम्परेचर। क्या कहा? जीरो केल्विन टेम्परेचर। तो क्या कहेंगे इस टेम्परेचर पर क्या होता है? देखो, द मिनिमम हाइपोथेटिकल टेम्परेचर। मिनिमम हाइपोथेटिकल टेम्परेचर का मतलब है अगर हम डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करें बेटा तो क्या होता है? 273.15 ऐड करते नहीं करते? अरे करते हैं। उल्टा बोलो, अगर जीरो केल्विन को मैं डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करूं तो 273.15 माइनस करूंगा, यानी माइनस 273.15। और हमें पता है एक्चुअल में इतना टेम्परेचर पॉसिबल है क्या? इतना कम टेम्परेचर पॉसिबल है क्या? नो, माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस। इतना लो टेम्परेचर, इतना कम तापमान पॉसिबल है क्या? नहीं। तो क्या कहते हैं? मिनिमम हाइपोथेटिकल टेम्परेचर, यानी बहुत कम है। और ये हाइपोथेटिकल क्यों बोला गया? क्योंकि अपन मानते हैं, एज्यूम करते हैं। क्लियर? तो क्या कहेंगे? वो मिनिमम हाइपोथेटिकल टेम्परेचर जिस पर किसी गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाए, गैस का आयतन शून्य हो जाए, इसे क्या बोलते हैं बेटा? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, यानी जीरो केल्विन की बात कर रहा है, परम शून्य ताप। ठीक है? आप कहोगे सर गैस का वॉल्यूम जीरो क्यों हो जाएगा? तो सीधी सी बात है बेटा, हमें पता है अगर टेम्परेचर, सिंपल सी बात है, जैसे एटमॉस्फेयर में गैसें होती है वो कितने टेम्परेचर पर होती है? 20, 30, 40 डिग्री सेल्सियस होती नहीं होती, या 50 उससे ज़्यादा पर भी होती है। तो कहने का मतलब क्या, नॉर्मल कंडीशन में बात करें तो एटमॉस्फेयर में जो गैसें होती है 30, 40, 30, 40, 50 के टेम्परेचर पर होती है। और हमें पता है जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा, हमें पता है गैसेज मॉलिक्यूल की एनर्जी कम होगी नहीं होगी, और हमें पता है जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा और गैसेज मॉलिक्यूल की एनर्जी कम होती जाएगी। और अगर मॉलिक्यूल की एनर्जी कम होती जाएगी, पहले मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, मूवमेंट कम होती जाएगी तो एनर्जी कम होती जाएगी, धीरे धीरे रेस्ट पोजीशन में होंगे या नहीं होंगे? अरे जैसे जैसे एनर्जी कम होती जाएगी धीरे धीरे रेस्ट पोजीशन में आते जाएंगे। और हमें पता है एक टाइम पर ऐसा, वही बात है, एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी जिस पर एनर्जी इतनी कम हो जाएगी कि वो मूवमेंट शो कर ही नहीं सकते। और जब वो मूवमेंट शो कर ही नहीं सकते तो गैस कैसी हुई? क्लियर? यानी कहने का मतलब है वो लिक्विड वगैरह में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने क्या कहा? यानी सीधी सी बात है, इस टेम्परेचर पर पहुंचने से पहले ही वो क्या हो जाएगी? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जब गैस है ही नहीं तो उसका वॉल्यूम भी कितना होगा? जीरो। बेटा समझ में आ गया? क्लियर? इसका मतलब एक स्टेटमेंट अपन और कह सकते हैं क्या? जीरो केल्विन टेम्परेचर पर कोई गैस एग्जिस्ट नहीं करती, यानी अस्तित्व में नहीं पाई जाती। क्यों? क्योंकि इस टेम्परेचर पर पहुंचने से पहले ही गैस क्या होती है? द्रवित हो जाती है, द्रव में परिवर्तित हो जाएगी। समझ में आ गया? यस और नो? क्लियर? लिखो बेटा स्टेटमेंट, लिखो द मिनिमम हाइपोथेटिकल टेम्परेचर the minimum hypothetical temperature the minimum hypothetical temperature the minimum hypothetical temperature the minimum hypothetical temperature at which the minimum hypothetical temperature at which the volume of gas becomes zero, at which the volume of gas becomes zero, कौन सी लाइन की बात करो बेटा विकास? दोबारा मैसेज करो वंस अगेन। पुष्पेंद्र किसकी बात कर रहा है बेटा? एक बार मैसेज करो कौन सी लाइन की बात कर रहे हो, थोड़ा हिंट दो। तो क्या कहा? द मिनिमम हाइपोथेटिकल टेम्परेचर एट विच, मैसेज करो कौन सी लाइन की बात कर रहे हो? द मिनिमम हाइपोथेटिकल टेम्परेचर एट विच
द वॉल्यूम ऑफ गैस becomes 0, the minimum hypothetical temperature at which the volume of gas becomes 0, at which the volume of gas becomes 0. विकास मैसेज कर, कौन सी लाइन की बात कर रहा है? एट विच द वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम्स जीरो, कॉल्ड एज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, कॉल्ड एज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, कॉल्ड एज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ठीक है, हिंदी में लिखो, वह न्यूनतम काल्पनिक ताप, वह न्यूनतम काल्पनिक ताप वह न्यूनतम काल्पनिक ताप, वह न्यूनतम काल्पनिक ताप जिस पर गैस का आयतन शून्य हो जाता है, वह न्यूनतम काल्पनिक ताप जिस पर गैस का आयतन शून्य हो जाता है, वह न्यूनतम काल्पनिक ताप जिस पर गैस का आयतन शून्य हो जाता है। परम शून्य ताप, परम शून्य ताप, और जो लिखा ना एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, और हिंदी में लिखा परम शून्य ताप, ब्रैकेट में जरूर लिख लेना किसकी बात कर रहा है, 0 केल्विन। वह न्यूनतम काल्पनिक ताप जिस पर गैस का आयतन शून्य हो जाता है, गैस का आयतन शून्य हो जाता है, परम शून्य ताप 0 केल्विन कहलाता है। ठीक है, चलो एक स्टेटमेंट और लिखो बेटा। अपने क्या कहा, 0 केल्विन टेम्परेचर पर कोई गैस एग्जिस्ट करेगी क्या? नहीं, हमें पता है बेटा इतने टेम्परेचर पर उसकी एनर्जी इतनी कम हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है एनर्जी जब बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी तो वो गैस की फॉर्म में रह ही नहीं सकते। गैस का तो वही बात है, प्रॉपर्टी क्या होती है, कंटिन्यूसली मूवेबल फॉर्म में होना। क्लियर? तो एनर्जी इतनी कम हो जाएगी, क्या वो हमें पता है मूवेबल फॉर्म में रह पाएगी क्या? नहीं। तो क्या कहेंगे, नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो, ए गैस डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है बेटा, क्रिटिकल वाले दोबारा बता देंगे। ए गैस डज नॉट एग्जिस्ट, ए गैस डज नॉट एग्जिस्ट एट 0 केल्विन टेम्परेचर, ए गैस डज नॉट एग्जिस्ट एट 0 केल्विन टेम्परेचर because the gas is liquefied, because the gas is liquefied before achieving this temperature, before achieving this temperature, because the gas is liquefied before achieving this temperature, before achieving this temperature, before achieving this temperature। ठीक है, हिंदी में लिखो, 0 केल्विन ताप पर, 0 केल्विन ताप पर, 0 केल्विन ताप पर, 0 केल्विन ताप पर गैस अस्तित्व में नहीं पाई जाती। 0 केल्विन ताप पर गैस अस्तित्व में नहीं पाई जाती, 0 केल्विन ताप पर गैस अस्तित्व में नहीं पाई जाती, क्योंकि इस ताप पर पहुंचने से पहले ही गैस द्रवित हो जाती है, यानी द्रव में परिवर्तित हो जाती है। क्या कहा, क्योंकि इस ताप पर पहुंचने से पहले ही गैस द्रवित हो जाती है। समझ में आ गया? यस और नो? क्लियर? ठीक है बेटा, चलो। तो जैसे मान लो विकास ने कहा कि जो क्रिटिकल टेम्परेचर वाली लाइन इंग्लिश में क्या लिखाई है, समझ में नहीं आया, तो बेटा हिंदी में लिखाऊंगा, तो इंग्लिश मीडियम का ना रे। ठीक है, चलो बेटा इसे दोबारा समझो। क्या कहा, क्रिटिकल टेम्परेचर, मैंने क्या कहा, इसको हम आगे डिटेल से भी पढ़ेंगे। कैसे? सिंपल वे में अगर कहे, मान लो कोई सॉलिड है, उसको अपन लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते? कर सकते हैं। जैसे मैंने आइस, फिर वाटर और फिर जैसे वेपर वाला एग्जाम्पल दिया। क्लियर? अरे बर्फ है, जल है, फिर वाष्प है। क्लियर? तो कहने का मतलब क्या है,
अगर हम इसे हीट देते जाएं बेटा तो क्या होगा, इसकी फिजिकल स्टेट में भौतिक अवस्था में परिवर्तन होगा नहीं होगा। इसका उल्टा भी बोल सकते हैं, कोई पदार्थ है, सबस्टांस है, वो अगर गैस में है तो हमेशा गैस में रहे जरूरी है क्या, नहीं, उसे लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन बस लिक्विड के लिए जो कंडीशन चाहिए वो कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, आप कहोगे सर कैसे, तो इसके अकॉर्डिंग क्या कहेंगे, सीधी सी बात, अगर गैस की फॉर्म में है तो हमें पता है पार्टिकल की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, अरे गैसेस फॉर्म में हमें पता है मूवेबल नेचर बहुत ज़्यादा होती है, पार्टिकल की एनर्जी ज़्यादा है और डिस्टेंस भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा है। क्लियर। अगर हमें इस गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो हमें पता दोनों चीज कम करनी पड़ेगी, क्या हमें पता है उनकी एनर्जी भी कम करनी पड़ेगी ताकि पार्टिकल थोड़े से रेस्ट पोजीशन में रह सके, लिक्विड की फॉर्म में रह सके। क्लियर। मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, उसकी एनर्जी भी कम करनी पड़ेगी और बीच की डिस्टेंस, दूरी भी कम करनी पड़ेगी। क्लियर। ठीक है, दूरी को, डिस्टेंस को कम करने के लिए क्या चाहिए, प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, अरे पास पास लेके आने के लिए सीधी सी बात है ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा बेटा, तो प्रेशर तो हाई होना चाहिए। क्लियर। और टेम्परेचर कम करने के साथ साथ टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, लेकिन कितना कम करना पड़ेगा, उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से कम होना चाहिए। मैंने क्या कहा, प्रेशर कम तो है नहीं, प्रेशर तो बढ़ाना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, और टेम्परेचर क्या करना, डिक्रीज करना पड़ेगा, लेकिन कितना डिक्रीज करना पड़ेगा, उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से। आप कहोगे सर क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रांतिक ताप क्या है, क्रांतिक ताप क्या होता है, हर गैस का एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है, एक विशिष्ट ताप होता है जिससे ऊपर उनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि वो कभी भी रेस्ट पोजीशन में नहीं आ सकते। और हमें पता है बेटा, अगर गैसेस मॉलिक्यूल की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, वो रेस्ट पोजीशन में आ ही नहीं सकते, तो ये बताओ गैस कभी लिक्विड में कन्वर्ट हो पाएगी क्या, कभी भी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो सकती। क्लियर। तो अपने क्या कहा, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा, दाब बढ़ाना पड़ेगा और टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा। डिक्रीज करना पड़ेगा, कितना डिक्रीज करना पड़ेगा, उस गैस के क्रिटिकल टेम्परेचर, उसके क्रांतिक ताप से कम करना पड़ेगा। क्लियर। ठीक है बेटा। तो क्रिटिकल टेम्परेचर के लिए मैंने क्या कहा, द हाइपोथेटिकल टेम्परेचर, क्या कहेंगे, द स्पेसिफिक टेम्परेचर, द स्पेसिफिक टेम्परेचर फ्रॉम विच हायर वैल्यू a gas cannot be liquefied whatever how much pressure may be applied। क्लियर। क्या कहा, वो विशिष्ट ताप जिससे ऊपर मान पर किसी भी गैस को द्रवित नहीं कर सकते, चाहे आप कितना भी दाब आरोपित कर दो। क्यों, क्योंकि हमें पता है गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो दोनों कंडीशन होनी चाहिए, प्रेशर इंक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज। लेकिन ओनली डिक्रीज से काम नहीं चलेगा, आपको डिक्रीज करने के लिए, सीधी सी बात है, डिक्रीज करने के लिए कितना डिक्रीज करना पड़ेगा, उसका जो मैंने क्या कहा, क्रिटिकल टेम्परेचर एक स्पेसिफिक वैल्यू है। अरे सीधी सी बात है, सिलेक्ट होने के लिए, डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए स्कोर ज्यादा होना चाहिए, अच्छा स्कोर होना चाहिए, लेकिन कितना अच्छा होना चाहिए, जो कट ऑफ है बेटा, समझ में आ गया, जितनी कट ऑफ स्पेसिफिक एक वैल्यू आपको बताएगी है कि कट ऑफ ये है, कम से कम उतना स्कोर तो होना ही चाहिए। बच्चे का स्कोर 70 है, 75 स्कोर बुरा नहीं है, लेकिन जब कट ऑफ को ही क्लियर नहीं कर पाया तो कैसा अच्छा, समझ में आ गया, यस और नो। बात वही है, टेम्परेचर डिक्रीज तो करना है, लेकिन कितना डिक्रीज करना पड़ेगा, जो एक स्पेसिफिक वैल्यू है जिससे नीचे गैसेस मॉलिक्यूल की एनर्जी इतनी कम हो जाएगी कि वो इजीली लिक्विड की फॉर्म में आ सकते हैं। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है हर गैस के लिए जिसके ऊपर या उससे ज्यादा, यानी मॉलिक्यूल में इतनी ज्यादा एनर्जी होगी कि कभी भी वो रेस्ट पोजीशन में आ ही नहीं सकते, और जब तक वो रेस्ट पोजीशन में नहीं आ सकते कभी भी लिक्विड में कन्वर्ट हो पाएंगे क्या, कभी नहीं होंगे बेटा। समझ में आ गया, अब तो समझ में आ गया। क्लियर। को डाउट, यस और नो, को डाउट हो तो मैसेज करो फटाफट, फिर क्लास खत्म करते हैं। अरे अब तो बात समझ में आ गई। गैस का वॉल्यूम जीरो होने का मतलब क्या बेटा, जीरो केल्विन टेम्परेचर की बात करें, सीधी सी बात है, नॉर्मली हम बात करें गैस का वॉल्यूम वैसे भी जीरो नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि सीधी सी बात है, वॉल्यूम जीरो कब होगा, जब पार्टिकल कोई, सीधी सी बात है, एरिया कवर ही नहीं करे। अगर पार्टिकल है तो एरिया कवर तो करेगा ही करेगा। ठीक है, बात समझ में आई। यहाँ गैस वॉल्यूम जीरो होने का मतलब क्या है, क्योंकि इस टेम्परेचर पर वो गैस की फॉर्म में रहेगा ही नहीं, इस वॉल्यूम टेम्परेचर से पहले ही क्या हो जाएगा, गैस लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तब जब वो गैस की फॉर्म में है ही नहीं तो उसका वॉल्यूम कहाँ से अपन कंसीडर कर सकते हैं। समझ में आ गया, इस वजह से बोलते हैं क्या, उसका वॉल्यूम जीरो हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब क्या समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर, और कोई डाउट। ठीक है बेटा, चलो वेरी गुड, ठीक है, समझ में आ गया, वेल डन। ठीक है,
चलो बेटा ये अपने बात की गैस स्टेट अपने स्टार्ट किया, तो गैस की मेजर प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है बेटा, क्योंकि जिसके बारे में हमें पढ़ना है कम से कम दिमाग में आउटलाइन तो होनी चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है और क्या करना है। क्लियर। चलो नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे गैसेस लॉ की बात करेंगे, वन बाय वन कई सारे लॉ हम पढ़ेंगे बेटा, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलोस लॉ और अवोगाद्रो लॉ। क्लियर। डेरिवेशन बनाएंगे लेकिन बिल्कुल इजी वे में, ट्रिक के साथ बेटा, शॉर्ट एंड स्वीट में करेंगे, कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इजी वे में इक्वेशंस बनाना, ग्राफ बनाना और इस पर क्वेश्चन डिस्कस करना, अपनी ट्रिक की हेल्प से इजी वे में करना है। समझ में आ गया? यस और नो? क्लियर। और भी कोई डाउट हो तो कॉल मैसेज कर लेना क्लास के बाद, कोई दिक्कत नहीं बेटा। ओके।